हालांकि दिव्या ने शौर्या को इग्नोर कर दिया और उसके बिस्तर की ओर चल पड़ी। उठो शौर्या, उसने तंज कसते हुए कहा। फिर उसने शौर्या का ब्लैंकेट खींच लिया, बिना सोचे कि उसने उस समय क्या पहना हुआ था। जैसे ही वह साफ दिखाई दिया, उसने उसे बेपरवाही से बिस्तर से खींच लिया। तुम क्या कर रही हो? शौर्या ने चिल्लाते हुए अपने हाथों से थाइस को ढकने की कोशिश की। ये लड़कियां तो वाकई डरावनी थीं, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय दिव्या ने उसकी चीजों को खंगालना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर काव्या और माया दोनों हाथ जोड़े ये सीन देख रही थीं और रिया एक कोने में छुपी हुई थी। काउंसलर, माया, मुझे इसका कोट और फोन यहां मिला। दिव्या ने चिल्लाते हुए दोनों चीजें उनके सामने रख दीं। सभी लड़कियां स्टन्ड रह गईं। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, तो ये शौर्या नहीं था। सभी को रिलीफ महसूस हुआ, जैसे कि वो लोग सालों बाद कहीं से छूटे हों। खास तौर पर काव्या के लिए, जो इस बात से बेहद खुश थी। शुक्र है ये वो नहीं था। थोड़ा शांत होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हॉस्टल के बाकी सारे लड़के उन्हें शौक में देख रहे थे। काव्या ने खांस कर अपना गला साफ किया और फिर पूछा, शौर्या, जब तुम्हें रिया से हेल्प मांगने का कॉल आया, तब तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? मैं तो डर गया था और पुलिस को कॉल करना चाहता था, पर उससे पहले रिया के भाई ने मुझे मैसेज भेजा कि रिया कहां है और मैंने उसे सब बता दिया। उसने तुरंत कुछ लोगों को भेजकर आप सबको बचाया। मुझे खुशी है कि आप सब ठीक हैं, शौर्या ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। लगता है तुम सही थी काउंसलर, पहले हम ज्यादा ही सोच रहे थे। सच में रिया के कजन ने ही हमें बचाया, दिव्या ने एक्साइटेडली चिल्लाया। और तुम सोते समय पजामा क्यों नहीं पहनते? गंदा। शौर्या को आखिरी बार नसीहत देने के बाद लड़कियां आखिरकार जाने को तैयार हो गईं। रिया थोड़ी देर रुकी और शौर्या को सारी बातें बताईं। शौर्या के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। शुक्र है मैंने वक्त पर रिएक्शन दिया, उसने सोचा। असल में रेस्क्यू मिशन के दौरान वो काफी नर्वस था। गर्मी के कारण उसे गाड़ी में कोट उतारना पड़ा। बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उसने लैपटॉप पर सर्वेलेंस कैमरे की मदद से लड़कियों को बाहर निकलते देखा। इस प्रोसेस में उसका फोन और कोट गाड़ी में ही छूट गए। शौर्य जानता था कि जल्दी रिएक्ट नहीं किया तो सब पता चल जाएगा। वक्त रहते उसने एक नया फोन और जैकेट ले लिया और सोचा कि पुराने फोन की बैटरी जल्दी से खत्म हो जाए। शुक्र है बैटरी खत्म हो गई इससे पहले कि कोई कॉल करता। सेफ्टी के लिए शौर्या ने अपना नंबर डीएक्टिवेट कर दिया था ताकि कोई कॉल सिग्नल न मिले। रिया के अलावा अब उसे किसी से ज्यादा कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अपनी आइडेंटिटी उनके सामने रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है। रात काफी ड्रामेटिक रही, पर आखिर में वो टाइम पर सब संभाल पाए। अब आराम का टाइम था। कुछ घंटों बाद सुबह का टाइम था, करीब 10 बजे। शौर्या अपने डॉर्म में बैठा रिवीजन कर रहा था। अचानक रिया का कॉल आया। रात में डीएक्टिवेट किए नंबर को उसने अपने दोस्त राकेश से दोबारा रजिस्टर करवाया था ताकि जरूरत पर कॉल ले सके। वो सुबह शौर्या अपने नए नंबर का कॉन्टैक्ट कार्ड लेने सर्विस हॉल गया था। गुड मॉर्निंग शौर्या, मेरी कजन आज मिलने आई है और कल के इवेंट के बाद एक दावत का प्लान बना रही है। कल तुम्हारी मदद के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। कृपया आइए, मेरी कजन आपके लिए जॉब का भी अरेंजमेंट कर सकती है। विशाल और बाकी लोग भी आ सकते हैं। रिया ने शौर्या को इनवाइट किया। मुझे लगता है कि मैं नहीं आऊंगा, वैसे भी मैंने कोई खास हेल्प नहीं की थी, शौर्या ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। शौर्या, तुम्हें आना ही होगा, वरना मैं हॉस्टल में आकर तुम्हें खुद इनवाइट करूंगी। सच में मेरी कजन तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहती है। ठीक है, मैं जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। शौर्या रिया का इनवाइट मना नहीं कर सका। सच में उसने उनकी हेल्प की थी और कभी कभी ऐसे सिंपल खाने का एंजॉय करना ठीक ही है। रिया से मिलना तो ठीक था, पर वो उसकी कजन से मिलने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। जब शौर्या, विशाल और कुछ अन्य लोग रेस्टोरेंट पहुंचे तो रिया पहले से ही अपनी कजन श्रीटा के साथ वहां थी। काव्या, माया और दिव्या भी वहां मौजूद थीं। श्रीटा के बगल में 20 के दशक के मध्य का एक युवक बैठा था। उसने सूट पहना था और लेदर के शूज पहने थे। श्वेता हमेशा की तरह बहुत ग्रेसफुल लग रही थी।
वो समाज की इलीट लोगों में से थी और हर जगह उसके स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस थे। शौर्या, विशाल और बाकी लोग श्वेता को मुख्य रूप से उसके कॉन्टैक्ट्स की वजह से जानते थे, पर उन्हें पता था कि श्वेता काफी एरोगेंट भी थी। उसने शौर्या और बाकी लोगों की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो रिया के फ्रेंड्स थे, वरना वो उन्हें एक बार देखती भी नहीं। आओ बैठो आप सभी, श्वेता ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। शौर्या ने उसकी बात मान ली और बैठ गया। कल रात की घटनाएं सच में काफी स्कैरी थीं। थोड़ी देर में हम टोस्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सभी को किसी से मिलवाना चाहती हूं। ये है नारायण, और वो मेरा हाई स्कूल का फ्रेंड है। वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का टीम लीडर है और वही है जिसे मैंने कल हेल्प के लिए बुलाया था। नारायण, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिव्या ने कहा। नारायण को जानने के बाद दिव्या उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। धन्यवाद, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। सच कहूं तो मुझे आप सभी का धन्यवाद करना चाहिए। कल सस्पेक्ट्स को पकड़ने के बाद हम एक और बड़े क्रिमिनल केस को भी अनकवर कर पाए। अगर आप नहीं होते तो शायद हमें एक पावरफुल क्रिमिनल वशीकरान को पकड़ने का मौका कभी नहीं मिलता, नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो रिया, कितना अच्छा बोलता है। चलो, जिसने हमें बचाया उसके साथ टोस्ट करते हैं। रिया की कजन ने देखा कि वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो श्वेता ने खुद उसे याद दिला दिया। ओ हाँ, नारायण को थैंक करने के अलावा मैं शौर्या को भी थैंक करना चाहूंगी। अगर वो नहीं होता तो शायद हम सही समय पर कभी नहीं बच पाते, रिया ने कहा। आखिर अगर शौर्या ने कॉल के बारे में किसी को नहीं बताया होता तो कौन जानता है क्या होता। क्या कर रही हो रिया? मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर नारायण को थैंक करने को कहा था, शौर्या को नहीं, श्वेता ने थोड़ी खिन्नता से कहा। श्वेता सही कह रही है। उसने क्या किया? उसने तो कहा था कि वो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करेगा, पर शायद इतना डर गया होगा कि कुछ नहीं कर पाया। अगर श्वेता ने उसे मैसेज नहीं किया होता या इंस्पेक्टर नारायण को कॉल नहीं किया होता तो हम सब अभी तक खत्म हो चुके होते, दिव्या ने कहा। नारायण ने बस सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। ठीक है, अगर किसी को थैंक करना चाहिए तो वो श्वेता और इंस्पेक्टर नारायण हैं। मैं वाइन की जगह चाय पीऊंगी, पर मुझे तुम्हारे लिए टोस्ट करने दो। चूंकि मैं रिया और बाकी लोगों की रक्षा नहीं कर पाई तो मैं पहले पी लूंगी, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। साफ था, उसे शौर्या की कोई परवाह नहीं थी। ये सब हो रहा था और रिया को कुछ अजीब लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नारायण तो वहां था ही नहीं। दूसरी बात, महेंद्र ताकत और इन्फ्लुएंस में नारायण से कहीं ज्यादा मजबूत था। कुछ तो डेफिनेटली गलत था। इसके अलावा बाकी लोग शौर्या का मजाक उड़ा रहे थे, ये देखकर उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। रिया, मुझे पता है कि शौर्य के साथ तुम्हारा काफी अच्छा रिश्ता है। क्या होगा अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज करके उसे ऐसी जॉब दिलवाने की कोशिश करूं जिसमें एंडाउमेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बेरोजगारी इंश्योरेंस, काम से जुड़ी चोट का इंश्योरेंस और यहां तक कि मैटरनिटी इंश्योरेंस भी शामिल हो, श्वेता ने कहा। वह अपनी कजन को ज्यादा एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। क्या सच में कजन, ऐसी जॉब जिसमें सारे इंश्योरेंस बेनिफिट्स और साथ में हाउसिंग फंड भी हो, उस बारे में क्या ख्याल है? रिया ने पूछा। यह थोड़ा मुश्किल होगा। आजकल बस टॉप कंपनीज ही अपने एम्प्लॉयज को हाउसिंग फंड देती हैं। शौर्य के केस में ऐसी कंपनी में उसे हायर कराना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, श्वेता ने खांसते हुए कहा। यह साफ था कि वो इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि शौर्य में इतनी काबिलियत नहीं है। श्वेता सही कह रही है। अगर शौर्य किसी अच्छी कंपनी में जाएगा तो शायद वो बाकी एम्प्लॉयज के लिए एक बाधा ही बनेगा, दिव्या ने बिना किसी फिल्टर के कहा। बिल्कुल, उसके लिए सबसे सूटेबल काम तो डॉक्यूमेंट्स का ही हो सकता है, या फिर उसके कैरेक्टर को देखते हुए एक ऑफिस असिस्टेंट होना। उसके लिए इससे ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं है और काउंसलर्स भी इस पर अग्री करेंगे, माया ने सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा। शौर्य ने यह सारी इंसल्ट सुनी तो उसका खून खौल उठा। अरे, हर बार यही होता है। इन लोगों के पास जैसे मेरा मजाक उड़ाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, शौर्य ने गुस्से में मन ही मन कहा। उसी पल उसका फोन बजा। ये देखने के लिए कि कौन कॉल कर रहा है, उसने देखा कि उसकी बहन थी। फिर वो उठकर उनसे दूर चला गया
और कॉल उठाने से पहले एक लंबी सांस ली। हाँ बहन, क्या चल रहा है? भाई, क्या तुम बिजी हो? एक बटलर और मेरे कुछ सबऑर्डिनेट्स जल्द ही मेबेरी के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। क्या तुम उन्हें लेने के लिए किसी को अरेंज कर सकते हो? मैंने राकेश और भास्कर को कुछ दूसरे कामों में लगा रखा है। उन्हें रहने की जगह भी चाहिए, तो प्लीज उनके लिए भी कुछ अरेंज कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, शौर्य ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ये सच में पहली बार था जब शौर्य इतने लंबे वक्त बाद अपने परिवार से प्रॉपरली कांटेक्ट में था। उसने अपनी बहन को हल्की हंसी में सुना। मैं परसों वहां पहुंचूंगी, तब हम मिलेंगे, बस भाई और बहन, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य को भी उसकी याद आ रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने आखिरकार फोन काट दिया। चूंकि राकेश और भास्कर दोनों ही बिजी थे, शौर्य ने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब न करना बेहतर होगा। मैं किसे ये काम असाइन करूं? उसने सिर खुजाते हुए सोचा। थोड़ी देर बाद उसने रेस्टोरेंट से निकलने का फैसला किया, क्योंकि माया और बाकी लोग पहले से ही वहां थे। उसने तय किया कि उसकी बहन के बटलर को खुद लेने जाना सबसे सही रहेगा। सिर हिलाते हुए वो फिर से रेस्टोरेंट में आया और रिया से कहा कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो अब जा रहा है। शौर्य तो काफी बिजी लग रहा है, श्वेता ने तंज कसते हुए कहा। मैंने आज तुम्हें खाने के लिए इनवाइट किया और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें काम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्वेता ने मन ही मन सोचा। मुझे यकीन है कि वो यहां आने के लिए प्रेशर्ड फील कर रहा है, क्योंकि वो इतना गरीब है। वैसे नरेन, कल हमने एक हैंडसम व्हाइट हेयर्ड लड़के को देखा, वो किस पोस्ट पर है? उस वक्त दिव्या ने पूछा। ऑनेस्टली मैं भी क्यूरियस था। तुम लोग मेबेरी में एक व्हाइट हेयर्ड हैंडसम इंसान के बारे में बार बार बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से यह असंभव है कि वो हमारी पुलिस टीम का हो। नरेन ने थोड़ा अजीब लगते हुए जवाब दिया। जितना ज्यादा उसने लड़कियों की बातें सुनी, उतना ही नरेन को कुछ अजीब लगने लगा। पुलिस टीम ने पिछली रात एक बड़ा मिशन चलाया था। मिशन इतना बड़ा था कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि प्रांत के सीनियर ऑफिशियल्स भी जांच के लिए आए थे। हंगामे के बीच में नरेन को श्वेता का फोन आया। उसने बताया कि उसकी कजिन और 3 और लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। ये केस उस मामले से काफी मिलता जुलता था जिसे वे पिछली रात हैंडल कर रहे थे। नरेन ने उसे समझाया कि चिंता न करे और भरोसा दिलाया कि पुलिस फौरन एक्शन लेगी। लेकिन जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, तब तक क्रिमिनल्स पकड़े जा चुके थे, बंधकों को भी बचा लिया गया था और वे लोग पहले ही वहां से निकल चुके थे। अपने पद को देखते हुए उसे केस में ज्यादा गहराई से जाने की इजाजत नहीं थी। उसे अजीब लगा कि उसे इसका क्रेडिट मिल रहा है, जबकि उसने असल में कुछ भी खास नहीं किया था। उसे सिर्फ इतना पता चला कि लड़कियों को बचाने में 2 ग्रुप शामिल थे। वो बस इतनी देर में वहां पहुंचा कि साफ सफाई में मदद कर सके। अरे, वो पुलिस टीम से नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लगा था। एक पुलिस वाले के लिए मेबैक चलाना नामुमकिन सा लगता है, दिव्या ने हैरानी से कहा। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो आप नहीं थे जिन्होंने हमें बचाया था, इंस्पेक्टर? काव्या ने चौंकते हुए पूछा। इस छोटे से केस को सॉल्व करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? टेक्निकली कहें तो नहीं, हम नहीं थे। जब तक हम पहुंचे तब तक आप लोग पहले ही बचाए जा चुके थे और वहां से जा चुकी थीं, नरेन ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसने बस उन्हें कुछ बेसिक डिटेल्स बताईं। उन्हें बस इतना ही जानना चाहिए था कि असल में उसने उन्हें बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया। तो इतनी सारी बातें करने के बाद भी हम वापस उसी पॉइंट पर हैं जहां से शुरू किया था। आखिर वो कौन था जिसने हमारी मदद की थी? चारों लड़कियां फिर से हैरान रह गईं। तभी माया का फोन बजा। हाँ, कौन बोल रहा है? गुड डे मिस, मैं रेक्स सूट फ्लैगशिप स्टोर की कस्टमर सर्विस से बोल रही हूं। आपने कल हमारे यहां से एक सूट खरीदा था। हालांकि आपका बॉयफ्रेंड कल रात बिल्कुल वैसा ही सूट खरीदने आया था। हमारे पास स्टॉक में सिर्फ एक छोटा साइज का सूट था, पर उसने उसे खरीदने पर जोर दिया। आज उसके साइज के कुछ सूट आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि क्या वो कल रात वाला सूट बदलना चाहेगा। हम आपको इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि कल वो बहुत जल्दी में था और हम उसकी कांटेक्ट डिटेल्स नहीं ले पाए। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा मतलब शौर्य से है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसने 2 सूट क्यों खरीदे? दिव्या ने तेज आवाज में पूछा।
पूरी तरह से उलझन में। काव्या ने भी ये बात सुनी और वो भी उतनी ही हैरान थी। तो इसका मतलब है शौर्य के कमरे में जो सूट हमें मिला वो असल में माया का नहीं था, बल्कि खुद उसने लिया था। उसने हमें बेवकूफ बनाया। पर उसने ऐसा क्यों किया? और कल रात कार में जो कोट मिला वो भी उसी का था। बिना किसी चेतावनी के काव्या जोर से चिल्ला उठी, क्या ये सब हमेशा से शौर्य ही कर रहा था? काव्या को कोई और स्पष्टीकरण नहीं मिला, खासकर जब उसने इस घटना को पावर बैंक से जुड़ी पिछली घटनाओं से जोड़ा। शौर्य सच में एक अजीब इंसान था। वो बहुत ही सीक्रेटिव लाइफ जी रहा था। पीछे सोचते हुए शौर्य को सबसे पहले इस केस के बारे में पता चला जब मुझे पहली बार होटल में ले जाया गया था। उसी की वजह से मैं सही टाइम पर बच सकी। मुझे जावेद की कार में शौर्य का पावर बैंक भी मिला। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले शौर्य को एहसास हुआ कि हम खतरे में हैं, और इसी वजह से हम चारों सही वक्त पर बच गए। यहां तक कि उसका कोट और फोन भी वहां था। पहले तो लगा था कि मिस्टर अग्रवाल ये सब कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ध्यान रिया पर गया। और शौर्य का रिया के साथ अच्छा कनेक्शन है। उसने दूसरे दिन स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट की पिटाई भी की थी। आखिर हुआ क्या है? सोचने पर लगता है कि डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी शौर्य के लिए सम्मान दिखा रहे थे। अब वो बहुत अमीर हो गया है और हमें पता भी नहीं कि ये कैसे और कब हुआ। पर सबसे बड़ा क्लू ये है कि शौर्य का सरनेम भी मिस्टर अग्रवाल से ही मैच करता है। हे भगवान, अगर शौर्य सच में मिस्टर अग्रवाल होता तो अब सब कुछ समझ में आ जाता। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसके सारे विचार अब स्पष्ट हो रहे थे। यहां तक कि माया और बाकी लोग भी उसी नतीजे पर पहुंच रहे थे। वे पूरी तरह से दंग रह गए। क्या शौर्य सच में मिस्टर अग्रवाल हैं? और अगर हैं तो क्या वो भी आम इंसान ही हैं? माया ने घबराई और धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, पर यह मुमकिन तो लग रहा है, काव्या ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी हिल रही थी। पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम शौर्य को थोड़ा और ऑब्जर्व कर सकते हैं जब तक उसकी पहचान को लेकर पूरी तरह श्योर न हो जाए। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। उसने खुद को काल्म करने की कोशिश करते हुए कहा। उसे कभी नहीं लगा था कि वो शौर्य के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेगी। उसके बाद सबका मूड थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। कुछ लड़कियां चिंता में डूबी हुई थीं। इस बीच शौर्य पहले से ही विला में था। उसने अपनी लग्जरी लिमोजीन का इंजन ऑन किया और अपनी बहन के बटलर और बाकी स्टाफ को पिक करने के लिए निकल पड़ा। उसे बताया गया था कि उसके फैमिली ने उन्हें भेजा है और उनमें से हर एक फैमिली में खास इंपॉर्टेंस रखता है। शौर्य ने पहले कभी फ्लाइट नहीं ली थी, तो उसे अराइवल गेट का आइडिया नहीं था कि वो कैसा दिखता है। क्या उसे अराइवल गेट पर नाम का साइन बोर्ड लेकर खड़ा होना पड़ेगा? उसने लिमो को अराइवल गेट के बिल्कुल बाहर पार्क किया। सच कहें तो उसे अपनी लिमोजीन कहीं और पार्क करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। फिर उसने अपनी बहन द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से बटलर को एक मैसेज भेजा जिसमें कार का लाइसेंस प्लेट नंबर लिखा था। कुछ समय बाद शौर्य को वहां पार्किंग करने का रिग्रेट होने लगा। कई यंग लोग, खासकर लड़कियां, उसकी लिमो को देख रही थीं। कुछ ने तो इसके साथ ग्रुप फोटोज भी लीं। अपनी कार में बैठे हुए शौर्य को काफी अनकंफर्टेबल और अजीब सा फील हो रहा था। उसी वक्त 4 लोगों का एक ग्रुप अराइवल गेट से निकला। क्या तुमने नहीं कहा था कि श्री अग्रवाल हमें पिक करने के लिए किसी को भेजेंगे? वो कहां है? एक महिला की आवाज आई। सफेद बालों वाला एक दयालु बूढ़ा आदमी आगे चल रहा था। उसके पीछे एक यंग और वाइब्रेंट लड़की थी जो लगभग 18-19 साल की लग रही थी, और पीछे 2 जुड़वां भाई थे। दोनों लगभग 30 साल के लग रहे थे और सूट पहने हुए थे, पर इससे यह नहीं छिपता था कि दोनों ही स्ट्रांग और तेज तर्रार लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों दादा और पोती के बॉडीगार्ड हैं। हां, श्री अग्रवाल ने कहा था कि वो किसी को भेजेंगे। अभी अभी मुझे कार का लाइसेंस प्लेट मिला है। विनय देव, जाकर चेक करो कि हमारी राइड यहीं है या नहीं। जी श्री बालकृष्ण। इसके बाद दोनों गार्ड इधर उधर देखने लगे। दादाजी, मैंने थोड़ा रिसर्च किया है और सुना है यहां का खाना बहुत स्पेशल है। क्या मैं बाद में कुछ ट्राई कर सकती हूं? लड़की ने अपने दादा से मस्ती भरे अंदाज में पूछा। हम वैसे भी कुछ दिनों तक मेबेरी में रहेंगे।
जो चाहो खा सकती हो। जैसे ही उसने बात खत्म की, दोनों भाई वापस आ गए। उन्होंने लिमो को ढूंढ लिया था। वहां पहुंचते ही शौर्य उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शौर्य अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कार से बाहर निकलने वाला था, उसने लड़की को बोलते सुना, बोलो दादाजी, क्या मिस्टर अग्रवाल बहुत हैंडसम हैं? मिस अग्रवाल इतनी प्रिटी हैं, तो वो भी तो अच्छे दिखते होंगे ना? यह सुनकर शौर्य अपना इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मिस्टर अग्रवाल वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तुम उनसे मिलोगी तो ऐसी बकवास मत करना पाखी। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, क्योंकि तुम खुद भी बहुत प्रिटी हो। हाँ, मिस अग्रवाल तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी, पर अगर गलती से तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो क्या होगा? उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें पता है तुम कितनी जिद्दी हो। ठीक है, वैसे मुझे पता है। मैंने सब जगह पूछा और पता किया कि मिस्टर अग्रवाल दिखने में तो काल्म हैं, पर अंदर से थोड़े ईविल हैं। सुना है उनकी कई वाइव्स हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी टंग बाहर निकाल ली। तू नॉटी लड़की, अगर तूने फिर से ऐसा कहा तो थप्पड़ खाएगी। ये सब कहां से सुना? सच में, यहां के लगभग हर यंग लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सुना है वो एक बैड बॉय टाइप है जिसने यहां की कई लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है। कहते हैं जो भी उन्हें गुस्सा दिलाता है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसलिए मुझे उनसे बहुत डर लगता है। पाखी ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, मैं देख सकती हूं कि उन इग्नोरेंट बच्चों का अब कोई होप नहीं है। वे मिस्टर अग्रवाल के बारे में ऐसी बिना मतलब की अफवाहें कैसे फैला सकते हैं? सच में बेकार बातें। पाखी, मिस अग्रवाल ने मुझे बताया है कि मिस्टर अग्रवाल बहुत काइंड इंसान हैं। वो बच्चे बस गॉसिप करते हैं। बकवास, सब बकवास। अच्छा यही होगा कि तुम उनसे बात करना बंद कर दो। मिस अग्रवाल उनकी बड़ी बहन है। वो चाहे कुछ भी करें, उनकी तारीफ ही करेंगी। बस, बहुत हो गया। तुम नॉटी लड़की, चुप रहो, मिस्टर बालकृष्ण ने काफी गुस्से में कहा। तभी उन्होंने देखा कि शौर्य उनके पीछे खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह क्वाइटली लिमोजिन से बाहर निकल आया था और जैसे ही वे बात कर रहे थे, उसने कार के चारों ओर चक्कर लगाया था। उसने जो कुछ भी सुना था, उसके बाद वह अपना इंट्रोडक्शन देने में काफी ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। ये अफवाहें कहां से और कैसे फैलीं? आह, अच्छा दिन छोटे भाई, माफी चाहता हूं। मेरी पोती मिस्टर अग्रवाल के बारे में ज्यादा नहीं जानती। परेशान मत हो, उसका मिस्टर अग्रवाल की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं है। क्या आप श्री अग्रवाल के ड्राइवर हो सकते हैं? श्री बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। बटलर जानता था कि वह श्री अग्रवाल का सबऑर्डिनेट था, और चूंकि श्री अग्रवाल अग्रवालों के उत्तराधिकारी थे, इसलिए उनका स्टेटस निश्चित रूप से शालिनी से ऊंचा था। भले ही वह श्री अग्रवाल का एक सिंपल ड्राइवर था, लेकिन उसका दर्जा कम नहीं था। पाखी जिस जोर से बात कर रही थी, ड्राइवर ने बिना किसी डाउट के उसके हर शब्द को सुन लिया था। दुख की बात थी कि परिवार में ऐसे कई लोग थे जो उसके बारे में गॉसिप करते थे। कुछ लोग क्लेम करते थे कि वह एक हम्बल और रिजर्व्ड व्यक्ति था। दूसरों ने कहानियां शेयर की कि वह इसके बजाय एक फ्लर्ट था। जहां बहुत से लोग उसकी तारीफ करते थे, वहीं बहुत से लोग उसके बारे में मजाक बनाने का भी मजा लेते थे। ये अनअवॉइडेबल था कि उसके बारे में एंडलेसली गॉसिप होती रहे, खासकर जब से वह पावरफुल अग्रवालों का भावी उत्तराधिकारी था। हाँ? ओह नहीं नहीं, मैं... शौर्य ने अपनी बात जल्दी खत्म कर दी। उसके चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कान थी। शौर्य ने पाखी की कही हर बात सुन ली थी, और वह अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करने के लिए खुद को रेडी नहीं कर पाया। लोग ये क्लेम करते हैं कि मैं उन औरतों को प्रेग्नेंट कर देता हूं जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया, जैसे मैं ऐसा कभी कर सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मीबेरी यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती, क्योंकि वो सब मुझे कंटिन्यूअसली टीज करती हैं। अगर उसने उन्हें बता दिया कि वह सच में कौन है, तो चीजें डेफिनेटली ऑकवर्ड हो जाती। जब वह अपने थॉट्स में खोया हुआ था, तभी लड़की ने चीखते हुए कहा, बहुत बढ़िया, चूंकि तुम उसके ड्राइवर हो तो तुम्हें इस जगह के बारे में पता होगा। मुझे मेबेरी में किसी खास खाने की जगह पर ले चलो। चूंकि तुम यहां कुछ टाइम से हो तो तुम्हें श्योरली पता होगा कि बेस्ट खाना कहां मिलता है ना? पाखी ने एक्साइटमेंट से पूछा। बिल्कुल, सच कहूं तो शौर्य ने एक्चुअली मेबेरी में किसी भी खास खाने का कभी टेस्ट नहीं लिया था। वो कभी भी यहां का लग्जूरियस खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था।
पाखी खुशी से हंसने लगी। तो यह तय हो गया, मुझे अभी एक ऐसी जगह पर ले चलो, उसने उत्साह में चीखते हुए कहा। बस करो पाखी, इतनी जल्दबाजी बंद करो। अगर ड्राइवर तुम्हें खाने की तलाश में ले जाता है तो कार कौन चलाएगा? श्री बालकृष्ण ने कहा। उनके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान थी। हम विनय और देव पहले से ही आपके साथ हैं दादाजी। मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। प्लीज ड्राइवर को मेरे साथ आने दो, इसे मैं आज का अपना गिफ्ट समझूंगी। प्लीज अग्री कर लीजिए। अगर आप नहीं करते तो मैं श्री अग्रवाल से मिलने के बाद उन्हें सारी गॉसिप सुना दूंगी जो मैंने उनके बारे में सुनी है। फिर मैं उनसे कहूंगी कि मुझे भी प्रेग्नेंट कर दें। हम्फ, पाखी चीख पड़ी। श्री बालकृष्ण ने एक लंबी सांस ली। उनकी पोती वाकई में अनकंट्रोलेबल थी। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूं। छोटे भाई, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें अभी यहां से वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट की तरफ निकलना चाहिए। हम खुद चले जाएंगे। इस बीच क्या तुम मेरी पोती के साथ जा सकते हो और उसे किसी अच्छी जगह पर ले जा सकते हो? मैं बाद में श्री अग्रवाल को पर्सनली सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं कर सकता हूं, शौर्य ने अपना सिर पीछे खुजलाते हुए कहा। उसने अंदर ही अंदर एक हल्की सी साई ली। पहले तो वो अपने परिवार से सही से मिलना चाहता था। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी रेपुटेशन और इमेज पहले से ही उनके लिए काफी खराब थी। तुम कहते हो कि तुम मुझसे मिलने जा रहे हो, लेकिन मैं तो पाखी को खाने की तलाश में ले जा रहा हूं। तुम असल में किससे मिलने जा रहे हो? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये। शायद अब मेरा आइडेंटिटी रिवील कर ही देना चाहिए। असल में मिस्टर बालकृष्ण, मैं... यही तो है। उसी वक्त उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर एक औरत की आवाज सुनी। ये किसी ऐसे इंसान की आवाज थी जिसने किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लिया था जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। कियारा? वो कौन है? हाँ मिस्टर सेठ, इसने मुझे मारा था। उसी की वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तुमने कहा था कि अपने देश वापस आने के बाद मेरा बदला लोगे। अब वो यहां है, कियारा ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर को निकली हुई और लाल थीं। उसके पीछे सूट पहने बॉडीगार्ड्स का एक झुंड था। एग्जिट के पास कई शानदार ब्लैक मर्सिडीज बेंज गाड़ियां भी खड़ी थीं। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसने सनग्लासेस पहने हुए थे। वो ऐसा शख्स था जिसने अनगिनत लड़कियों का अटेंशन खींचा हुआ था। वो और कोई नहीं, विलियम था। लानत है, क्या तुम श्योर हो कि वो वही शख्स है, कियारा? फिर विलियम ने अपने सैंडल्स एक तरफ फेंक दिए और शौर्य को ठंडी नजरों से घूरने लगा। उसे तुरंत घेर लो। जैसे ही विलियम ने ऑर्डर दिया और हाथ हिलाया, 10 बॉडीगार्ड्स तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। शौर्य और उसके साथ के 4 और लोग घेर लिए गए थे। विलियम के पीछे एक भारी भरकम आदमी खड़ा था। वो करीब 30 साल का लग रहा था और उसने भी सनग्लासेस पहन रखे थे। उसने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। उसकी बाहें क्रॉस की हुई थीं और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जले के निशानों से ढका हुआ था। ईमानदारी से कहूं तो वो काफी डरावना लग रहा था और वो शायद विलियम का पर्सनल बॉडीगार्ड था। हम्फ, दुश्मन हमेशा एक बार फिर से मिलने के लिए मजबूर होते हैं। कुछ ही दिन हुए हैं तो मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कियारा ने गुस्से में चिल्लाते हुए विलियम का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और अगर कोई किसी को सिर्फ नजरों से मार सकता तो शौर्य अब तक मर चुका होता। कियारा यही चाहती थी। वो शौर्य को अपने हाथों से टॉर्चर करके मारना चाहती थी। बचपन से ही उसके आसपास के सभी लोग उसे स्पॉइल करते रहे थे। उसे पहले कभी पीटा भी नहीं गया था। जब दूसरे दिन सबके सामने उसकी पिटाई हुई तो ये उसके ईगो पर एक बड़ा झटका था। वो दूसरों को ये बताने में बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उस दिन रेस्तरां में उसके ब्लैडर ने कंट्रोल खो दिया और उसने खुद को गीला कर लिया था। ये उसके लिए ह्यूमिलिएशन से भी ज्यादा था और ये सब इस कमीने की वजह से हुआ था। तो तुमने मेरी औरत को मारा है ना, कमीने? मैं इंश्योर करूंगा कि आज तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़े। पहले इसके हाथ पैर तोड़ो, फिर इसके बाकी फैमिली को बाद में बर्बाद करेंगे, विलियम ने ऑन ऑर्डर दिया। दूसरे दिन जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद विलियम कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए एम कंट्री चला गया था। लेकिन उसने जल्द ही खुद को मेबेरी वापस आते हुए पाया जब उसे यह सुनने को मिला कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारा गया है।
जो लोग विलियम का अपमान करने की हिम्मत करते थे, उनके लिए सिर्फ अपराधी को सजा मिलना ही एक ब्लेसिंग होता था। आमतौर पर विलियम ये इंश्योर करता था कि अपराधी के पूरे परिवार को भी कष्ट सहना पड़े। विलियम की नज़र में शौर्य के फैमिली के साथ कोई स्पेशल बिहेवियर नहीं होने वाला था। उसके आदेश के बाद 2 बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और शौर्य के कंधे पकड़ने की कोशिश की। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, शौर्य ने अपने पीछे हवा का झोंका महसूस किया। एक पल में दोनों बॉडीगार्ड्स आलू की 2 बोरियों की तरह आसानी से जमीन पर गिर गए। विनय और देव पूरे वक्त शौर्य के पीछे खड़े थे और अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए। उनकी मूवमेंट्स इतनी तेज थीं कि शौर्य को पता ही नहीं चला कि वो गार्ड्स को हटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्री बालकृष्ण ने अपने सामने हो रहे इस सीन को देखकर एक हल्की मुस्कान बिखेरी। उन्होंने शौर्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आह भरी, छोटे भाई, क्या ये तुम्हारे दुश्मन हैं? शौर्य ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, हमारे बीच पहले भी कुछ झगड़े हुए हैं, उसने हंसना शुरू करने से पहले कहा। अब उसे विलियम और कियारा से डर नहीं लगता था। श्री बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे दुश्मन श्री अग्रवाल के दुश्मन हैं और उनके दुश्मन हमारे हैं। विनय, देव, हम इन्हें तुम्हारे हवाले छोड़ते हैं। पाखी श्री बालकृष्ण के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। ओह बढ़िया, बहुत टाइम हो गया है जब से मैंने विनय और देव को लड़ते देखा है, पाखी ने एक्साइटमेंट में चिल्लाया। ये दोनों काफी पावरफुल लगते हैं, शौर्य ने उनके मार्शल आर्ट्स के स्टांस को देखते हुए कहा। वो खुद को खुश महसूस किए बिना नहीं रह सका कि उसके पास ऐसे ताकतवर बॉडीगार्ड्स हैं। बिल्कुल, ये दोनों सार्जेंट मेजर रह चुके हैं, जिन्होंने आर्मी में अपने टाइम के दौरान काफी रिस्पेक्ट हासिल की थी। जानते हो, अगर विदेश में रहने वाले गैंगस्टर्स विनय का नाम भी सुन लेते हैं तो डर से कांपने लगते हैं, पाखी ने प्राउडली कहा। दोनों अग्रवाल फैमिली के एहसानमंद हैं। सेना छोड़ने के बाद ये उनके लिए काम करने लगे। मालिक ने इन्हें मिस अग्रवाल को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया था, तो अब से ये सिर्फ श्री अग्रवाल की बात मानेंगे, श्री बालकृष्ण ने समझाया। शौर्य की आंखें बड़ी हो गईं। तो मतलब उसके फैमिली ने 2 सार्जेंट मेजर भेजे थे उसे गार्ड करने के लिए। उसने पहले सोचा था कि जावेद और महेंद्र दोनों ही काफी कैपेबल हैं, पर उसे ये जानकर हैरानी हुई कि विनय और देव उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। चाहे कितने भी विरोधी हों, उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था। हर पंच और किक सोच समझकर लगाई जा रही थी और वो आसानी से ओपोनेंट्स की कमजोर स्पॉट्स को टारगेट कर रहे थे। पलक झपकते ही विलियम के सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर गिरे हुए थे। क्या विलियम और कियारा, जो पहले काफी कॉन्फिडेंट थे, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा था। ये दोनों असल में पापा के बॉडीगार्ड्स थे। ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, शौर्य ने हैरत में सोचा। दोनों जुड़वां भाइयों ने 10 गार्ड्स को पूरी तरह गिराने में 10 सेकंड से भी कम टाइम लिया। ये कैसे पॉसिबल था? तो तुमने अग्रवालों से पंगा लेने का फैसला किया है। तुम्हारे पास कॉमन सेंस की कमी है बच्चा। चलो, तुम्हें कुछ अक्ल सिखाते हैं, जुड़वां भाइयों ने एक स्वर में कहा और धीरे धीरे विलियम की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। लानत है, कार्ल, इन्हें रोको, इतना मारो कि ये फिर खड़े भी ना हो पाएं। विलियम शॉक में था। शुरुआत में उसे लगा था कि अपनी गर्लफ्रेंड का बदला लेना इजी टास्क होगा। उसे बस अपने गार्ड से शौर्य को अपंग करवा देना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शौर्य के साथ 2 स्किल्ड बॉडीगार्ड्स होंगे। अब उसे अपने ट्रम्प कार्ड कार्ल को आगे बढ़ने का ऑर्डर देना पड़ा। कार्ल वही बॉडीगार्ड था जो इस वक्त विलियम के पीछे खड़ा था। भले ही उसके चेहरे पर गहरे बर्न मार्क्स थे, पर जैसे ही उसने विनय और देव को आते देखा, वो कांपने लगा। ये डर के कारण नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी जिसे वो दबा नहीं पा रहा था। वो विलियम के सामने खड़ा हुआ। तुम मुझे मार सकते हो, पर प्लीज मिस्टर सेठ को बिना नुकसान के जाने दो, कार्ल ने काल्मली कहा। विनय और देव कुछ सेकंड के लिए रुके और एक दूसरे को देखा, फिर कार्ल पर नजरें टिकाईं। लानत है, मैंने तुम्हें सैक्रिफाइस देने को नहीं कहा था। इन्हें पहले पीटो, तुम घिनौने आदमी, मेरी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस पल एक जोरदार आवाज हुई।
विलियम ने सीधे कार्ल के गाल पर पंच मारा था। कार्ल ने बचने की कोशिश नहीं की और उसके होंठ से खून बहने लगा। कितनी वेस्ट ऑफ स्पेस हो तुम, बेकार, कियारा चिल्लाई और फिर उसने कार्ल के दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा। तुम बेवकूफ हो, हमने तुमसे हमारा बदला लेने के लिए कहा था, न कि हमें बचाने के लिए ताकि हम भाग सकें। कियारा अपने मन में गुस्से से उबल रही थी। मिस्टर सेठ, मिस कियारा, प्लीज तुरंत निकल जाएं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, कार्ल ने फिर से कामली कहा। भाड़ में जाओ, क्या तुम खुद पावरफुल नहीं हो? ये पापा ने वेस्ट कर दिया कि तुम्हें हमारे साथ भेजा। एक बार जब हम वापस आएंगे तो तुम हर जगह अपने साथ एक डस्टबिन लेकर घूमोगे। विलियम ने कभी नहीं सोचा था कि कार्ल इतनी आसानी से सरेंडर कर देगा। अब वह थोड़ा घबरा रहा था। उसने शौर्य और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। अरे कमीने, मैं आज तैयार नहीं था। अगर तुम में हिम्मत है तो चलो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, फिर हम कंपटीशन करेंगे। विलियम ने देखा कि लोग उसे घेर रहे थे। उसे पता था कि अगर वो यहां और देर तक रुका तो उसे पिटाई या इंसल्ट सहनी पड़ेगी। शौर्य ने देखा कि मिस्टर बालकृष्ण उसकी तरफ देख रहे थे। शौर्य समझ गया कि इसका मतलब है कि वो फाइनल डिसीजन लेने वाला है। इस बारे में सोचते हुए शौर्य को मिस्टर बालकृष्ण की सोच समझ में आ गई। चूंकि वो मिस्टर अग्रवाल का ड्राइवर था, इसलिए अगर वो मुसीबत में है तो मिस्टर अग्रवाल भी इनडायरेक्टली मुसीबत में है। अभी फाइनल डिसीजन लेने का हक उसी के पास था। जरूर, हम अपने मैच के डिटेल्स पर बाद में बात कर सकते हैं। तुम जा सकते हो, लेकिन महिला यहीं हमारे पास रहेगी, शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सच तो यह है कि शौर्य जनरली लो प्रोफाइल रखता था, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो मूर्ख था। आखिरकार उसने सेट्स को नाराज कर दिया था और अब वो इसे भूलने वाला नहीं था। शौर्य ने कंक्लूजन निकाला कि इन्हें जल्दी से जल्दी सेटल कर देना ही बेहतर है, ताकि फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स ना हो। विलियम ऐसा इंसान था जो अपने परिवार की ताकत पर निर्भर था। सेठ फैमिली के बिना वो एक सिंपल इंसान था जिसमें कोई खास काबिलियत नहीं थी। उसे बर्बाद करना शौर्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शौर्य का डिसीजन सुनकर कियारा घबरा गई। मिस्टर सेठ, प्लीज मुझे इनके साथ मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चिंता मत करो कियारा, अभी इनके साथ रहो, मैं जल्दी ही तुम्हें बचा लूंगा, पेशेंस से मेरा इंतजार करो, विलियम ने जल्दी से कहा। फिर वो अपनी कार की ओर भागा, इंजन चालू किया और तुरंत निकल गया। उसे जमीन पर पड़े अपने बेहोश बॉडीगार्ड्स की भी परवाह नहीं थी। कार्ल ने विनय और देव की ओर रिस्पेक्ट के साथ सिर हिलाया और अपनी कार की तरफ चल पड़ा। फ्रैंक, विनय और देव दोनों ने कार्ल को पुकारा, जो अपनी कार में बैठने ही वाला था। कार्ल का शरीर थोड़ा कांप गया, हालांकि उसने ऐसा एक्ट किया जैसे उसने सुना ही नहीं। अरे, वो दिखने में बिल्कुल उस आदमी जैसा लग रहा है, देव ने जोर से कहा। उसकी नजर अभी भी कार्ल पर टिकी थी। हाँ, वो फ्रैंक जैसा दिखता है, उसकी आंखें कभी नहीं बदलती, लेकिन वो ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड क्यों बनेगा, मुझे नहीं पता, और वो क्लियरली खुद को हमसे पहचानना नहीं चाहता। दोनों धीमी आवाज में उसका मजाक उड़ाते रहे। तभी मिस्टर बालकृष्ण ने इंटरवीन किया। बस, बहुत हो गया, विला पहुंचने के बाद हम इस बारे में और बात करेंगे। अब टाइम आ गया है कि हम मिस्टर अग्रवाल से मिलें। विनय, देव, उस औरत को साथ ले आओ। कियारा को अब बंदी बना लिया गया था। शौर्य ने वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। विला पहुंचने पर शौर्य ने गार्ड्स को आवाज लगाई, जिन्होंने लिमोजीन के लिए गेट खोल दिए थे। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कियारा को एक खाली कमरे में ले जाकर उस पर लगातार नजर रखें। वाह, छोटे ड्राइवर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां के गार्ड्स पर तुम्हारा इतना कंट्रोल होगा। वो तुम्हारी हर बात मान रहे हैं, पाखी ने हंसते हुए कहा। मिस्टर अग्रवाल, आप यहां हैं। राकेश और भास्कर ने शौर्य को इमारत में एंटर करते देखा और जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास आ गए। उन्होंने मिस्टर बालकृष्ण को भी रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। जहां राकेश और भास्कर जनरली मेबेरी सिटी में काफी अथॉरिटेटिव दिखाई देते थे, वहीं जेसिका और मिस्टर बालकृष्ण के सामने वो सिंपल नौकरों की तरह दिख रहे थे। हालांकि ये वो चीज नहीं थी जिसने 4 नए लोगों का ध्यान खींचा। मिस्टर बालकृष्ण, विनय, देव और पाखी सभी ये सुनकर हैरान थे
कि दोनों ने शौर्य को कैसे एड्रेस किया। मिस्टर अग्रवाल, आप मिस्टर अग्रवाल हैं? मिस्टर बालकृष्ण ने चौंकते हुए पूछा।